बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। हम उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का। पिछले लेसन में हमने सब डिविजन्स ऑफ न्यूरो साइंसेज पढ़ी थी, उसी पर हमारी आप लोगों की एक असाइनमेंट भी आई हुई होगी। मैं कोशिश करूंगी शाम तक या रात तक उस असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड कर दूं, अगर हो सका नहीं तो कल सुबह तक सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी। तो बेसिक हम चलते हैं सबसे पहले अपने लेसन नंबर 4 की तरफ, जो कि है एनिमल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगेन से मेंशन करती चलूँ कि जो आपकी असाइनमेंट है वो लेसन नंबर 3 से है, जो कि पहले से ही अपलोडेड है। आप जाके वो देख सकते हैं असाइनमेंट को, सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 है। सबसे पहले इसमें हमने क्या देखना है कि जो भी अब रिसर्चेज होती थी न्यूरो साइंसेस पे या न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को लेकर, बिहेवियर न्यूरो साइंसेस पे बेसिकली, तो वो ज्यादातर उसमें क्या सब्जेक्ट यूज किया जाता था? एनिमल सब्जेक्ट। एनिमल सब्जेक्ट यूज करने के कुछ फवायद होते हैं, वो क्यों यूज किया जाता था एनिमल सब्जेक्ट्स, उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं कि बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन अ लेबोरेटरी एनिमल्स सच एज माइस, रैट्स, कैट्स, डॉग्स, चिंपैंजीज एंड बर्ड्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जिन पर ज्यादातर रिसर्च की गई। उसके नीचे ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से रिसर्च की थी। ये आपका ज्यादा एरिया ऑफ स्टडी नहीं है, ये इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेसिक पे चलते हैं कि वो ये है कि हम क्यों एनिमल सब्जेक्ट चूज करते थे, क्यों करते थे। इन यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स वी कैन आइसोलेट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड स्टडी इवन दी माइक्रोसेलुलर प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुई हुई शक्ल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम अगर देखा जाए तो वो ह्यूमंस का ही है। तो अगर हमने अपनी स्टडी को छोटे एनिमल से स्टार्ट करते हैं तो उसको समझने के में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। वी कैन आल्सो यूज नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन व्हाइल कंट्रोलिंग वेरिएबल्स सच एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एनवायरमेंट बिहेवियर टू स्टडी एनिमल्स इन ओपन फील्ड और लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हम एनिमल्स, क्योंकि छोटे एनिमल्स होते हैं तो हम इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में भी स्टडी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी उनको स्टडी करना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। अब बेसिक क्या बेनिफिट्स होते हैं एक एनिमल्स पे स्टडी करने के? वो होते हैं दीज प्रोवाइड अस विद कंट्रोल ऑफ जेनेटिक प्रोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें विद जीन्स किस तरह से फैमिली के अंदर रन करती है वो देखने में हमें आसानी होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की लाइफ एज कम्पेयर टू ह्यूमंस बहुत कम होती है, उनका मतलब लाइफ पीरियड जो होता है। जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि रैट्स जो होते हैं वो लिव मच शॉर्टर लाइफ्स देन ह्यूमंस, इसलिए उनकी जीन्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। अब ह्यूमन अगर बेसिक देखा जाए तो 70 से 80 साल तक भी कई ह्यूमंस की लाइफ होती है, तो हम इस तरह से बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो होती हैं वो ह्यूमंस पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अब एक इंसान के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जब एनिमल्स पे हम स्टडी करते हैं तो उनको स्टडी करना, उनके जीन्स को स्टडी करना आसान होता है। वी कैन स्टडी एंड कंपेयर ब्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइस, रैट्स, कैट्स, डॉग्स, रिसेस, मंकीज टू सी कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिहेवियर ब्रेन कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि अब जब रैट्स की बात आती है तो इनमें भी बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं। रैट्स मुख्तलिफ किस्म के रैट्स होते हैं, जंगली रैट्स होते हैं, कुछ घरों में जो होते हैं चूहे वो होते हैं। और इस तरह अगर ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं हम एक स्पीशीज के दूसरे स्पीशीज के साथ ब्रेन बिहेवियर को कंपेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये आसानी रहती है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एरिया सिमिलर अक्रॉस एनिमल्स, देयरफॉर वी कैन एक्सप्लोरेट और जनरलाइज टू ग्रेट एक्सटेंट दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। The difference being that the human brain has the most evolved cerebral cortex। ये बात मैंने सबसे पहले ऊपर डिस्कस की थी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुई हुई शक्ल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, उसको वो सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स है। तो इस तरह से अगर हमने स्टडी छोटे एनिमल्स से करते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है देखना। उसके बाद ये कहते हैं कि ब्रेन मैनिपुलेशन इन एनिमल्स ओपन अप एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर ह्यूमंस। सबसे पहले जो ब्रेन मैनिपुलेशन क्या होती है कि जैसे साइको सर्जरीज को ले लें आप, या फिर आप ब्रेन में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एनिमल्स पे करना आसान होता है। वहां पे क्या होता है कि आपको एथिकल इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि जब ह्यूमंस की बात आती है तो वहां पे बहुत ज्यादा एथिकल इश्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। ऑल दो अगर हम देखें तो अभी एनिमल्स के भी बहुत ज्यादा लॉ बन गए हैं, लेकिन जो अर्ली स्टडीज थी उस वक्त एनिमल्स के लिए बहुत कम लॉज थे और ह्यूमंस के लिए लॉज ज्यादा थे। नेक्स्ट वन हमारा क्या है टॉपिक? दैट इज अ साइंटिफिक मेथड। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं एज साइकोलॉजी इज अ साइंस,
ठीक है। तो इसमें हम एक साइंटिफिक मेथड को पूरा यूज करते हैं, एक प्रोसीजर यूज करते हैं कोई भी रिसर्च करने के लिए। तो अब हम उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपने अगर पिछले आपने कोई और पढ़ी है, कोई और बुक पढ़ी हुई है साइकोलॉजी की, ऑब्वियसली पढ़ी हुई होगी, आपने सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे हमारे पास बुक्स हैं, सब में ही साइंटिफिक मेथड स्टडी होता है। ये उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। The scientific method is inherently simple yet has been complex discoveries। मतलब पहले ये सिंपल था, अब जिस तरह से डिस्कवरीज होती जा रही हैं ये कम्प्लेक्स होता जा रहा है। इट इन्वॉल्व बोथ एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज नॉन एक्सपेरिमेंटल वर्क। मतलब इसमें हम एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब के नेचुरलिस्टिक स्टडीज या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस भी जिनको कहा जा सकता है। तो ये मेथड किस लिए यूज होते हैं? फॉर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिव्यू और टेस्टिंग के लिए। फिर हम इससे थियरीज डेवलप करते हैं। जब इट इज सेड दैट द साइंटिफिक मेथड इज सर्कुलर इन नेचर। मतलब एक ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं और एंड भी जाके उसी ऑब्जर्वेशन पे होता है। अब जिस तरह से हम आगे आपको एग्जांपल भी ये लोग देंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, ज्यादातर शॉर्ट में आ सकता है ये। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड और इंपेरिको इंडक्टिव मेथड, ये इन दोनों में डिफरेंस करना सबसे पहले जरूरी होता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि हमने एक थ्योरी से शुरू करना है एंड देन हमने उसी थ्योरी पे वापस आ जाना है। दैट इज अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। बिगिन विद अ स्पेकुलेशन ऑफ अ थ्योरी, वी ऑपरेशनली डिफाइन इट्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी होती है, हम उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब उस थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम उनको खोल के देखते हैं। देन हम लॉजिकली डिड्यूस मेजरेबल बिहेवियर आउटकम्स, उन कॉन्सेप्ट से हमें क्या आउटकम्स मिल रहे हैं हम उनको स्टडी करते हैं। देन उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के बाद हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरी ली थी वही थ्योरी हमारे पास अगेन से प्रूव्ड सूरत में आ जाती है। दैट इज नोन एज अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। अगेन से रिपीट करती हूँ, इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास एक थ्योरी पहले से होती है, हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है, देन उसके बिहेवियर आउटकम्स को देखना है एंड देन उन्हें टेस्ट करना है कि आया कि ये थ्योरी ठीक है या नहीं। टेस्टिंग के बाद हमारे पास वही थ्योरी अगेन से विद एविडेंस आ जाएगी, तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। दो दफा मैंने रिपीट किया ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट वन इज अ एम्पेरिको इंडक्टिव इज अ मेथड विच प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। डार्विन यूज दिस मेथड फॉर गैदरिंग डाटा ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ने को पूरी मुकम्मल तौर पर दी जाएगी। I thought 6 lecture में। Each individual case is studied carefully and then on the basis of similarities and differences are seen generalization for theories and general population are derived। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले इंफॉर्मेशन आती है, देन आप जितना भी आपके पास डाटा गैदर्ड होता है आपने उसको स्टडी करना है और उसके बाद क्या होना है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर आपने थ्योरीज को ड्राइव करना है। पिछला जो था उसमें हमारे पास थ्योरीज पहले से होती थी, हमने उन्हीं को ही अगेन से स्टडी करना था और उनको टेस्ट करना होता था। जबकि इंपेरिको इंडक्टिव मेथड में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हमने उससे थ्योरीज ड्राइव करनी होती है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के सिंपल है, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, इनको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को हमने स्टडी करना है। अब हम जब देखते हैं तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ग्रुप्स दो किस्म के होते हैं। बिटवीन ग्रुप डिजाइन मतलब एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है, और एक में हम एक ड्रग मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे में हम दूसरी ड्रग। विद इन ग्रुप डिजाइन क्या होता है कि वी मे हैव द सेम सब्जेक्ट रन थ्रू सेवरल कंडीशन फॉर कंपैरिजन। ड्रग ए और ड्रग बी, कंट्रोल कंडीशन द बेस्ट पॉसिबल मैच फॉर हिम इज द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। अच्छा, ये यहाँ पे वो इन्होंने कंफ्यूजिंग करके लिखा हुआ है। विद इन ग्रुप डिजाइन क्या होता है कि एक ही ग्रुप होता है, हमने पहले उस पर ड्रग ए इम्प्लीमेंट करनी है एंड देन हम या फिर उस पर ड्रग बी इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? दिस इज अ कंडीशन इन विच वी डोंट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएबल बट कीप देम एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल। मतलब हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं हमने उन पर कंट्रोल रखना है। हम
कोई भी वेरिएबल्स बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना, सब पे मुकम्मल कंट्रोल रखना है। दैट इज वन इज अगली जो एग्जांपल है हमारे पास, जो उन्होंने एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की दी हुई है, उसमें आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है कि 4 रैट, अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 4 रैट्स पैदा हुए एक मदर से, ठीक है, 2 मेल से 2 फीमेल, उनको हर रोज देखा गया। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें क्या था कि इनको रोजाना बल्कि रोजाना 2 दफा एक ड्रग इंजेक्ट की गई, दैट इज अ मेमोरी ड्रग। फिर उनको रन इनटू अ मेज जो गेम होती है जिसमें आपने रास्ता फाइंड करना होता है, उनमें उनको डराया गया कि आपने देखना था कि ये मेमोरी ड्रग के क्या इफेक्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। कंट्रोल ग्रुप में क्या था कि 4 रैट वही सेम लिटर के 4 रैट्स जो इकट्ठे पैदा हुए थे, 2 मेल से 2 फीमेल से, हैंडल्ड एवरी डे, सबको बराबर देखा गया, उनकी प्रॉपर केयर की गई। इंजेक्टेड सलाइन ट्वाइस एट द सेम टाइम, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट इंजेक्टेड विद मेमोरी ड्रग। जबकि इसी दौरान ये कंट्रोल ग्रुप था जिसपे हमने कंट्रोल किया हुआ था, जिसमें हमने वेरिएबल्स को चेंज करना था। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें हमने उनको मेमोरी ड्रग इंजेक्ट की थी, जबकि कंट्रोल ग्रुप ने हमने उनको सलाइन इंजेक्ट करनी थी, सलाइन जस्ट फॉर हमने डिफरेंस देखना था। फिर उनको भी रन इनटू अ मेजेस में दौड़ाया गया कि उनकी मेमोरी किस तरह से और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी किस तरह से। इस तरह से हमने डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस इन द एरर एंड टाइम टेकन वुड बी नोटेड एंड रन फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद उसके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, उसके बाद जो भी स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर होता है उससे गुजारा गया। रिसर्च इश्यूज क्या होते हैं आपने पीछे भी पढ़ा होगा, अवॉइड कन्फाउंडिंग, ये लिखा हुआ है कि अवॉइड कन्फाउंडिंग। ये क्या होता है? कन्फाउंडिंग होती है वी मे हैव टू मैनी वेरिएबल्स दैट मे बी ऑपरेटिंग विच वी आर नॉट अवेयर। जिस तरह से जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर रैट वाले एक्सपेरिमेंट को ले लें तो मे बी एज, जेंडर, इनहेरिटेंस, लर्निंग और एक्सपीरियंस जो है वो एक रैट का दूसरे रैट से मुख्तलिफ हो सकता है। तो हमने इस चीज को कहते हैं कन्फाउंडिंग के वी में हैव टू मैनी वेरिएबल्स। हमारे पास एक टाइम पे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स का हमें पता भी नहीं होता कि वो अफेक्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह से अगर टेम्परेचर हो गया कि जिस इन्वायरमेंट में आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह का टेम्परेचर क्या है और उसके क्या अफेक्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट पे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, बाकी उन्होंने बता दिया है। जेंडर, इनहेरिटेंस, लर्निंग और एक्सपीरियंस हर सब्जेक्ट और करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल बायस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट ले रहा है उसकी बायसनेस क्या होगी। बायसनेस किस तरह से होती है कि जब एक इंसान को पता है कि हम मेमोरी ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जिनको मेमोरी ड्रग दी गई है उनकी मेमोरी अच्छी होगी। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंटल बायसनेस हो जाती है कि एक जो एक्सपेरिमेंटर है जो कि एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, जो कि ले रहा है, वो एक एनिमल से जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही चीजें देखेगा। दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल बायसनेस। यूज डबल माइंडेड। डबल माइंडेड क्या होता है? इन इट नीदर द एक्सपेरिमेंटर नॉर द सब्जेक्ट नोन विच द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और आर द कंट्रोल, स्पेशली इन ड्रग स्टडीज और लर्निंग स्टडीज। कि यहाँ पे उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी कंडीशंस हमारे पास, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, कि दोनों को नहीं पता कि कौन सी कंडीशन कंट्रोल है और कौन सी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं। तो इस तरह से डबल माइंडेड सिचुएशंस भी बन जाती है। नेक्स्ट वन प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट सेम इस तरह से होता है कि आप जिस तरह से मेमोरी ड्रग की जगह आप कोई और ड्रग दे दें एक दिन, दैट इज नोन एज अ प्लेसबो इफेक्ट। मतलब जिस तरह से हमने पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि एक ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मेमोरी ड्रग दी जाती थी जबकि दूसरे को सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर अगर हम इंजेक्ट कर दे तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। दिस वर्क फ्रॉम एक्सपेक्टेशन एंड हैज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटेड चेंजेस इन न्यूरोकेमिकल्स। अच्छा, यहाँ पे प्लेसबो को अगर मैं अगेन से आगे भी आप कई जगह पे प्लेसबो को देखेंगे तो यहाँ पे मैं अगेन एक दफा बता देती हूँ कि प्लेसबो अफेक्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई पेशेंट लगातार एक गोली खा रहा है, आप उसको दे रहे हो और बीच में एक दिन मतलब उससे उसके सर दर्द ठीक हो जाता है, एक दिन उससे आप उस गोली की जगह एक सिंपल विटामिन की गोली दे दो तो उससे भी उसका ठीक हो जाएगा दर्द। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी को पता है कि जब वो गोली लेता है तो उसका सर का दर्द ठीक हो जाता है। दैट इज नॉट द प्लेसबो इफेक्ट। क्या आप एक बेशक से वो दर्द की गोली नहीं थी, लेकिन वो एक आम शुगर टैबलेट आप ले रहे हैं, विटामिन की टैबलेट ले लें, लेकिन उसकी बॉडी आदी हो चुकी है कि जैसे ही वो गोली लेता है इस टाइम पे तो उसका सर का दर्द ठीक हो जाता है। दैट इज नोन एज द प्लेसबो इफेक्ट। ये आगे भी काफी जगह पे रिपीट होगा तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंगल वर्सेस ग्रुप स्टडीज।
जब हम सिंगल स्टडी करते हैं वहाँ पे वेरिएबल्स कुछ और होते हैं, जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं वहाँ पे कुछ और होते हैं, तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है. वी मे टेक मैनी डिटेल मेजर्स फॉर वन सब्जेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट वेरीज एज इन अ ग्रुप स्टडीज मैनी सब्जेक्ट आर मेजर्ड साइमल्टेनियसली. साइंटिस्ट A 400 mice, scientist B 4 rats are both can get the same result, only methodology is different. मतलब सिंगल स्टडी और ग्रुप स्टडी में मेथोडोलॉजी डिफरेंस हो सकती है, मे भी हमारे पास जो एंड पे हम रिजल्ट आए वो सेम ही हों, 4 रैट्स हों या हमारे पास 400 माइस हों, it doesn't matters. Next one is a replication. Replication क्या होती है? It is important to show that your findings are not just a one time chance experience. It is very important that the data and studies are replicated to ऑथेंटिकेट फाइंडिंग्स. मतलब आपने अपनी फाइंडिंग्स एक ही दफ़ा करके नहीं छोड़ देनी, हमने रिपीट करना है अपना प्रोसीजर, ताकि जब तक कि ऑथेंटिक हम वे में किसी को कह ना सके कि हमारी जो जितनी भी हमारी रिसर्च है वो एक ऑथेंटिक रिसर्च है, उसके लिए रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. नेक्स्ट इज द कॉसाई एक्सपेरिमेंट. स्टडीज ऑफ ग्रुप of subjects, usually humans, when we can't change or control all the conditions such as drug taken before एज ऑफ ऑनसेट ऑफ अ डिजीज एक्सेट्रा. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ड्रग स्टडी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है उस डिजीज के लिए उसकी एज उतनी नहीं होती. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बीमारी है जो कि 15 साल से ऊपर के ही बच्चों को होती है, तो हम वो ड्रग छोटे बच्चों पर इम्प्लीमेंट करके उसके वो बेनिफिट्स या वो उसके नताइज हासिल नहीं कर सकते जो कि हम एक ऐसे इंसान पे टेस्ट करें जिसको डिजीज होने का खतरा ज्यादा है, उस पर करें. नेक्स्ट वन इज प्योर रिसर्च वर्सेज अप्लाइड रिसर्च. ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है जो हम जस्ट फॉर प्रिंसिपल्स या थेरीज बनाने के लिए करते हैं, इसकी कोई अप्लाइड यूजेस नहीं होती है. इन फ्यूचर हमें इसका कोई भी जल्दी फायदा नहीं होने वाला होता, बल्कि ये सिर्फ इसलिए होती है कि आपके नॉलेज के लिए ये जस्ट बड़े थीसिस वगैरह में इस्तेमाल होती है, बाकी इसका कोई अप्लाइड यूज नहीं होता हमारे पास. जबकि अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसका हमें बेनिफिट्स विद इन द नियर फ्यूचर हमें मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कोई ड्रग इन्वेंट कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च ह्यूमन काइंड के लिए ज्यादा बेनिफिट होती है एज कम्पेयर टू अ प्योर रिसर्च. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे आगे चलते हैं. आगे यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं की हुई. यहाँ पे वो नीचे कहते हैं कि मोनस साइकोसर्जरी टेक्निक ऑफ फ्रंटल लेबोटमी टू ट्रीट पेशेंट विद बिहेवियर एंड अदर डिसऑर्डर वर डेवलप्ड आउट ऑफ सर्जरी ऑन वन चिंपैंजीज. अच्छा, ये भी मैंने फजूल से हाईलाइट किया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेंशन करती हूँ, अगर किसी को हाईलाइटेड नोट्स चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है, मैं आपको सेंड कर दूंगी. ये जो चीजें जितनी भी लिखी हुई हैं ये जस्ट ये देखिए आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि आर यू थिंक दैट. यहाँ से आपके इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही, लेक्चर लंबा करने वाली बात है. जस्ट नीचे जाके वो क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारी रिसर्चेस होती हैं, देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ साइंटिफिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट सच एज अ ड्रग एक्सपेरिमेंट यूजिंग साइकोटिक ड्रग्स इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स विदाउट द सब्जेक्ट बीइंग अवेयर ऑफ द इफेक्ट और विदाउट हैविंग द चॉइस टू से नो. मतलब हमारे पास काफी ऐसे केसेस हैं, हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे काफी केसेस हैं जहाँ पे ड्रग को टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट होता था, जिस ह्यूमन पे साइकोटिक ड्रग्स को टेस्ट किया जाता था, उस सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता था कि मुझ पे एक ड्रग टेस्ट की जा रही है और उसको कोई राइट भी नहीं होता था कि वो नो कह सके. तो इस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और या फिर साइंटिस्ट हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि एथिकल लॉज को हम फॉलो करें. होप सो आपको क्लियर होंगी चीज़ें. अगर क्लियर हो गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में मुलाकात.